हेलो एंड वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से 4 सब्जेक्ट्स? इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स। अगर आप ये 4 सब्जेक्ट्स में अच्छे हो तो आप बैंकिंग की एग्जाम्स, इंश्योरेंस की एग्जाम्स, रेलवेज और एसएससी की एग्जाम्स, एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम्स और यूपीएससी और एमपीएससी की एग्जाम्स में सीसैट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपको इन 4 सब्जेक्ट्स की बेसिक लेवल से तैयारी करनी है तो रेडियंट एकेडमी आपके लिए एक नया बैच लेके आया है। द बैच इज बैंकिंग फाउंडेशन बैच। ये बैच 8 जुलाई 2024 से शाम को 4 बजे से 6 बजे तक के रहेगी। ये सोमवार से शुरू हो रही है। तो आप सबको मैं इस बैच के लिए इनवाइट करता हूं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर फर्स्ट। अब लेट अस स्टार्ट विद द एक्चुअल सब्जेक्ट जिस पे हमको काम करना है। चलो, तो आज हमारा सब्जेक्ट क्या है? आज हमारे पास वर्ड्स कौन से पहले देखेंगे। द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज डिस्टिंक्टिव। वर्ड है डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव मतलब पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, पता चल ही जाएगा। द यूनाइटेड किंगडम इज डिस्टिंक्टिव नॉट जस्ट एज अ कंट्री बट ऑल्सो इन इट्स पॉलिटिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, क्या बोला है? द यूनाइटेड किंगडम इज डिस्टिंक्टिव। यूनाइटेड किंगडम ये डिस्टिंक्टिव है, नॉट जस्ट एज अ कंट्री, एक कंट्री के तौर पे ही नहीं, पर और किसके तौर पे? इन इट्स पॉलिटिकल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब है नाम देने की सिस्टम। ठीक है, नॉमेनक्लेचर यानी जहां जिस सिस्टम से हम लोग नेमिंग करते हैं उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, पर अपने को देखना है डिस्टिंक्टिव का मतलब। डिस्टिंक्टिव मतलब बिल्कुल अलग सा है ना। डिस्टिंक्ट है मतलब अलग है, सेपरेट है, बाकी लोगों के जैसा नहीं है, उसके कुछ अलग कैरेक्टर्स है। तो डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होगा? एक एडजेक्टिव है ये, बराबर है। यहां पे यूनाइटेड किंगडम के बारे में बोला गया है डिस्टिंक्टिव। तो क्या बोला है? कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम अदर्स। बाकी लोगों से अलग होना मतलब डिस्टिंक्ट होना। डिस्टिंक्ट होने का मतलब क्या होता है? बाकी लोगों से अलग होना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? पिक्यूलियर या स्पेशल या यूनिक, है ना। हम बहुत लोगों का बहुत यूनिक है। यूनिक है मतलब उसके कैरेक्टर्स बाकी सबसे अलग है। या फिर कोई स्पेशल होता है मतलब वो बाकी लोगों से नहीं होता। फिर बाकी लोगों को क्या कहेंगे हम? बाकी लोगों के जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं उनको हम कहेंगे कॉमन है, या जनरल है, या रेगुलर है। जो रेगुलर, कॉमन या जनरल नहीं है वो डिस्टिंक्ट हो गया, अलग। ठीक है, समझ गए? डिस्टिंक्टिव का मतलब क्लियर है। चलिए अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव टुडे, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज हेल्म। हेल्म ये वर्ड है, हेल्म। यहां पे हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। द कंजर्वेटिव्स हैव डोमिनेटेड टाइम एट द हेल्म। वैसे एट द हेल्म ये पूरा फ्रेज है जिसका मतलब भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, द कंजर्वेटिव्स हैव डोमिनेटेड टाइम एट द हेल्म। हेल्म का एक्चुअल जो मीनिंग होता है, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग, हेल्म मतलब होता है वो शिप को चलाने का जो स्टेयरिंग होता है ना, जिससे हम लोग शिप को मोड़ते हैं, ऐसा वो होता है हेल्म। तो एट द हेल्म का मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके हाथ में वो शिप का स्टीयरिंग है। एक्चुअली शिप का स्टीयरिंग नहीं है, जिसके हाथ में शिप का स्टीयरिंग होता है उसको हम बोलते हैं वो उस शिप का कैप्टन हो गया। तो लीडर के हाथ में वो हेल्म होता है, कैप्टन के हाथ में हेल्म होता है। तो जिसके हाथ में हेल्म है वो लीडर हो गया या कैप्टन हो गया। समझ गए? तो द कंजर्वेटिव्स हैव डोमिनेटेड टाइम एट द हेल्म, यानी कंजर्वेटिव्स सबसे ज्यादा हेल्म पे रहे, मतलब कंजर्वेटिव्स के हाथ में लीडरशिप सबसे ज्यादा देर तक रही है। ठीक है, तो हेल्म एक नाउन हो गया। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या हो गया? स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ शिप। और ये तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, पर एट द हेल्म का मतलब क्या होता है? एट द लीडरशिप पोजीशन। एट द हेल्म का मतलब क्या होता है? एट द लीडरशिप पोजीशन, कि आप
बाकी सबको कंट्रोल कर रहे हो या बाकी सबको रास्ता दिखा रहे हो या लेके जा रहे हो कहीं, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? हेड या कमांड या कंट्रोल, बराबर है। समवन हु इज एट द हेल्म हैज द कंट्रोल, जो हेल्म पे है उसके हाथ में कंट्रोल है। एंटोनिम क्या होगा इसका? निग्लेक्ट करना, एंड करना या फिनिश करना। जिसके हाथ में कंट्रोल नहीं है वो चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता या चीजों को फिनिश कर सकता है, ये हो गया उसका एंटोनिम। पर सिनोनिम ध्यान में आ गया। एट दी हेल्म का मतलब है जिसके हाथ में कंट्रोल है, जो लीड कर रहा है, उसे हम कहेंगे एट दी हेल्म, ठीक है। चले नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज पॉइज्ड। पॉइज्ड ये वर्ड है ना, पॉइज्ड। लेट अस रीड दी सेंटेंस, फिर ध्यान में आ जाएगा। लेबर पार्टी इज पॉइज्ड सेक्योर अ स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। लेबर पार्टी इज पॉइज्ड टू सिक्योर अ स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। ये अंदाजा लगाया जा रहा है। अब ये आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक तो रिजल्ट आ गया है, नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, पर जब ये एडिटोरियल लिखा गया तब रिजल्ट आने का था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था एडिटोरियल में? वो एडिटोरियल यानी जब ये सेंटेंस जिस भी न्यूज में आया है तब रिजल्ट आने का था। तो वो लोग कह रहे हैं कि लेबर पार्टी पॉइज दिख रही है एक स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलाने में। पॉइज लग रही है मतलब कॉन्फिडेंट लग रही है, या दे आर इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, वो उस स्टेज में लग रहे हैं, अभी उस स्थिति में लग रहे हैं, उस स्थिति में लग रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट्स सिक्योर करेंगे। समझ गए? तो पॉइज्ड का मतलब क्या हो गया? ये एक एडजेक्टिव हो गया। प्रिपेयर्ड टू एक्ट और डू समथिंग, बराबर है, यानी तैयारी में होना, रेडी होना, टू बी इन अ पोजीशन टू डू समथिंग। व्हेन यू प्रिपेयर वेल यू आर पॉइज्ड गेट गुड रिजल्ट। आप उस अच्छी सिचुएशन में आ जाते हो कि आप अपना अच्छा रिजल्ट ला सको, सक्सेसफुल रिजल्ट ला सको। तो रेडी होना या इन पोजीशन होना, उस अच्छी स्थिति में होना, उसका मतलब है पॉइज्ड होना। समझ गए? एंटोनिम क्या होगा? अनप्रिपेयर्ड या अनफिट। समवन हु इज अनफिट मे नॉट गेट गुड रिजल्ट, तो वो उस स्थिति में नहीं है। स्थिति में होना, एक पर्टिकुलर स्थिति में होना जीतने के, तो हम कहेंगे वी आर पॉइज्ड टू डू और वी आर रेडी टू डू समथिंग। आ गया ध्यान में? तो ये हो गया पॉइज्ड। चलो नेक्स्ट वर्ड हैव इज, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्लीव। स्लीव, चलो स्लीव का सेंटेंस पढ़ेंगे पहले। ऋषि सुनक is potentially facing a significant decline after 14 years। ऋषि सुनक 14 years के बाद एक डिक्लाइन फेस कर रहे हैं। देखो सारे के सारे वर्ड्स आर रिलेटेड टू इलेक्शंस दैट टुक प्लेस इन यूके ऑन 4th of July, तो उसी से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस और वर्ड्स है ना। तो ऋषि सुनक इज पोटेंशियली फेसिंग अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन फेस कर रहे हैं आफ्टर 14 years इन पावर ड्यू टू स्लीव ऑफ करप्शन, लाइज यानी झूठ, एंड क्वेश्चनेबल मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री, और ऐसा मैनेजमेंट किया कंट्री पे कि जिसपे सवाल उठाए जा सकते हैं। तो कौन से आरोप है उनके? 14 years इन पावर ड्यू टू, क्यों प्रॉब्लम में है? आर फेसिंग सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, क्यों हो रहा है? अ स्लीव ऑफ करप्शन, यानी बहुत सारा, स्लीव मतलब बहुत सारा, समथिंग विच इज इन लार्ज नंबर और लार्ज क्वांटिटी। देखो यहां पे स्लीव का मतलब क्या दिया? नाउन, लार्ज अमाउंट या लार्ज नंबर। एक तो बहुत ज्यादा आंकड़े हो सकते हैं या बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो सकती है, दोनों हो सकता है। तो जब भी बहुत ज्यादा कुछ है तो उसको बोलेंगे स्लीव। तो स्लीव ऑफ करप्शन का मतलब क्या? बहुत ज्यादा करप्शन। समझ गए? तो इसका सिनोनिम क्या होगा? एबेंडेंस, प्लेंटी या हीप। एबेंडेंस मतलब बहुत ज्यादा, हीप मतलब बहुत ज्यादा, गट्ठा, डीग जिसको बोलेंगे, या प्लेंटी, प्लेंटी यानी भी बहुत ज्यादा, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसका? लिटिल, लेस या स्मॉल, थोड़ा सा, छोटा, छोटा या थोड़ा इज एंटोनिम ऑफ स्लीव। स्लीव मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। चले नेक्स्ट सेंटेंस पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रेन। रेन, ये रेन वो बारिश वाला रेन नहीं है, RAIN रेन नहीं है, दिस इज REIGN रेन, जो आपको फॉरेन के लास्ट में भी दिखता है ना।
ये रेन कब दिखता आपको, सॉरी ये आर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, फॉरेन में भी दिखता है। यही रेन आपको सॉवेरेन में भी दिखता है। ठीक है, तो रेन का मतलब क्या है अभी देखेंगे, पहले हम लोग सेंटेंस देखेंगे। द अपोजिशन, द अपोजिंग पार्टी, द विग्स, ये विग्स अपोजिंग पार्टी है। ठीक है, द अपोजिंग पार्टी द विग्स डिड नॉट वांट हिज रेन। अपोजिंग पार्टी जो थी, बहुत पुरानी बात है ये, इंग्लैंड की, पुरानी किसी कंटेक्स्ट में लिया गया है। द अपोजिंग पार्टी द विग्स डिड नॉट वांट हिज रेन, इसका रेन नहीं चाहिए था, कोई जो वहां पे लीड कर रहा था उसकी हुकुमशाही या उसका राजा होना या उसका राज्य, ये उनको मान्य नहीं था। तो रेन का मतलब क्या होगा, राज्य या अधिकार या लीडरशिप, समझ गए, किसी का राज्य बेसिकली इज रेन। एक राजा जो अपना राज्य कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे राजा का रेन, REIGN, उसका राज्य। या हम लोग उस पीरियड को भी रेन कहते हैं, जो पीरियड होता है ना, जिस पीरियड में राजा का राज्य था उस पीरियड को भी हम रेन कहते हैं। ठीक है, तो रेन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ किंग और क्वीन रूल्स अ कंट्री। ठीक है, तो उस समय को भी रेन कहेंगे और उसकी जो एक्ट है यानी जो वो राज्य कर रहा है उसको भी हम रेन ही कहेंगे। और राज्य से ही रेन, राज्य का मतलब ही रेन है। ये बाहर का राज्य को क्या बोलेंगे, फॉरेन। अपने राज्य की जो अपने हाथ में पावर रखने वाली जो चीज है उसको हम क्या कहते हैं, सॉवरेन, हमारा निर्णय हम लेंगे। तो अपने राज्य से रिलेटेड वो भी वर्ड है। जहां पे REIGN आता है, इट इज रिलेटेड टू कंट्री, इट इज रिलेटेड टू राज्य, इट इज रिलेटेड टू द स्टेट। ठीक है, चलो इसका सिनोनिम क्या होगा फिर, रूल या ऑथोरिटी या पावर, है ना। राज्य कहते हैं, रूल हो गया, ऑथोरिटी या पावर हो गया। एंटोनिम क्या होगा इसका, सबऑर्डिनेशन यानी गुलामी, राज्य करना, उसका सबऑर्डिनेशन यानी गुलामी, ये उसका अपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया। समझ गया रेन का मतलब, समझ गए। चलिए अगले वर्ड पे, अगला वर्ड इज पेजोरेटिव। पेजोरेटिव, पेजोरेटिव का मतलब क्या होगा, सेंटेंस पढ़ेंगे ध्यान में आ जाएगा। द पेजोरेटिव कनोटेशन ऑफ द नेम डिमिनिश्ड ओवर टाइम, है ना। पेजोरेटिव कनोटेशन, अब TION शन लगा मतलब ये नाउन है, तो पेजोरेटिव वैसे ही IVE लगा है मतलब वो एडजेक्टिव होगा। तो कनोटेशन कैसा है, पेजोरेटिव कनोटेशन था उस नेम के साथ, वो धीरे धीरे कम हो गया। किसी नाम के साथ पेजोरेटिव कनोटेशन था वो धीरे धीरे कम हो गया। अब ये पेजोरेटिव का मतलब क्या है, पर उसके पहले कनोटेशन समझना पड़ेगा। कनोटेशन का मतलब है किसी चीज का नाम या उसका लिया गया मीनिंग, उसको हम कनोटेशन कहेंगे। ठीक है, और पेजोरेटिव कनोटेशन का एक एग्जांपल आपको दे दूं। देखो, हम अगर किसी को बोलेंगे कि वो होशियार है, तो होशियार का मतलब क्या होगा, ही इज ब्रिलियंट, बराबर है, होशियार है, चंड है। पर अगर किसी को हमने बोल दिया वो ज्यादा होशियार है, अब ज्यादा होशियार को, ज्यादा होशियार का वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेते क्या हम, नहीं। मैंने जब बोला वो ज्यादा होशियार है तो आप समझ गए कि उसका कनोटेशन निगेटिव है, तो उसका समझा हुआ मीनिंग जो है वो निगेटिव है, कि वो जरा ज्यादा ही होशियार है, तो उसका कनोटेशन क्या हो गया, निगेटिव। तो कनोटेशन का मतलब है समझा हुआ मीनिंग। ठीक है, तो निगेटिव अगर ये समझा हुआ मीनिंग होगा तो उस वर्ड को हम बोलेंगे पेजोरेटिव। ठीक है, जिसका कनोटेशन पेजोरेटिव है मतलब निगेटिव टाइप का है, दैट इज पेजोरेटिव। निगेटिव या जिससे किसी को बुरा लगे, डिग्रेडेड लगे, है ना, डिरोगेटरी लगे, उसको हम पेजोरेटिव कहेंगे, निगेटिव वाला। तो कैसा होगा, बी लिटलिंग। बी लिटलिंग मतलब किसी को नीचा दिखाने वाला। तो बोले ज्यादा होशियार है वो, तो वो नीचा दिखाएगा ना उसको, तो उसको हम बोलेंगे पेजोरेटिव है। या डिरोगेटरी है, डिरोगेटरी मतलब अपमानित करने वाला या किसी को नीचा दिखाने वाला, सेम। किसी को लिटिल, देखो लिटिल से लिटलिंग हो गया, तो किसी को छोटा बताने वाला या किसी को अपमानित करने वाला, ये हो गया डिरोगेटरी। सिनोनिम क्या होगा इसका,
और बी लिटिलिंग, डिरोगेटरी, ये दोनों वर्ड वैसे भी सिनोनिम है। और दो सिनोनिम क्या? डिमीनिंग, डिमीन करना किसको, यानी नीचा दिखाना, या इंसल्ट करना। अब इंसल्ट करने का तो मतलब आप सभी को पता है। एंटोनिम क्या होगा इसका? किसी का इंसल्ट करना या किसी की तारीफ करना, पीठ थपथपाना, कमेंड करना, कमेंड करना, कमेंडेटरी, कमेंड करना मतलब शाबाशी देना, बहुत अच्छा काम किया है, शाबाशी देना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। लॉडेटरी यानी किसी को लॉड करना, फिर से वही मतलब होता है, शाबाशी देना, पीठ थपथपाना एंड सो ऑन। समझ गया? पेजोरेटिव का मतलब निगेटिव सेंस वाला वर्ड है। चलो अगले वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एग्जेम्प्लीफाइड। एग्जेम्प्लीफाइड, एग्जेम्प्लीफाइड का सेंटेंस पढ़ेंगे। द कंजर्वेटिव्स पोजीशन ऑन फॉरेन पॉलिसी इज एग्जेम्प्लीफाइड बाय देयर सपोर्ट फॉर द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, एग्जेम्प्लीफाइड ये वर्ड है। ठीक है, कंजर्वेटिव, जो कंजर्वेटिव्स है इनकी पोजीशन फॉरेन पॉलिसी पे क्या है, ये एग्जेम्प्लीफाइड होता है। एग्जेम्प्लीफाइड होता है मतलब दिखता है। किस चीज से दिखता है? उनका जो सपोर्ट था इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान पे इलीगल जो अमेरिका ने कंट्रोल किया था उसका उन्होंने सपोर्ट किया था। इसी से दिखता है कि उनका क्या पोजीशन है फॉरेन पॉलिसी पे। तो एग्जेम्प्लीफाइड का मतलब है दिखता है, किसी चीज से क्या दिखता है। जैसे ये चीज से ये दिखता है, मतलब अफगानिस्तान के इन्वेजन के सपोर्ट से ये दिखता है कि उनका फॉरेन पॉलिसी में पोजीशन क्या है। एग्जेम्प्लीफाइड का मतलब समझ गया? दिखना, कोई चीज दिखना। एग्जेम्प्लीफाइड मतलब टू हैव डिपिक्टेड पिक्टोरिकली और आर्टिस्टिकली। यहां पे ना पिक्टोरिकली दिख रहा है ना आर्टिस्टिकली दिख रहा है, पर दिख रहा है। तो दिखना, किसी चीज से कुछ दिखना, यानी उसको एग्जेम्प्लीफाई करना। एग्जाम्पल की तरह दिखना ऐसा बोल सकते हैं, याद रखने के लिए, एग्जाम्पल की तरह दिखना। तो दिस कैन बी सीन एज एन एग्जाम्पल ऑफ देयर पोजीशन ऑन फॉरेन पॉलिसी। उसी से वर्ड है एग्जेम्प्लीफाइड। सिनोनिम क्या होगा? डिपिक्टेड यानी दिखना, शो करना या डिस्क्राइब करना। एंटोनिम क्या होगा इसका? मिसरिप्रेजेंटेड, अलग ही कुछ तो भी, जैसा है वैसा नहीं दिखना, बोलेंगे मिस रिप्रेजेंटेड। रिप्रेजेंट करना मतलब दिखना, मिस रिप्रेजेंट मतलब जैसा है वैसा नहीं दिखना। डिस्टॉर्ट, ये वर्ड हमने देखा था क्या कुछ दिन पहले? आई, ऐसा लग रहा है ना। डिस्टॉर्ट नहीं देखा। डिस्टॉर्ट मतलब डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मतलब रास्ते से भटक जाना, यानी ऐसा है इधर चले जाना, अपने रास्ते से भटक, यानी जो है वैसा नहीं दिखना, कुछ अलग ही दिखना, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टॉर्शन, है ना। समझ गया? चले अगले वर्ड पे। नेक्स्ट इज एनसेम्बल। एक वर्ड होता है असेंबल। असेंबल आपने वर्ड सुना ना, असेंबल यानी सब लोग एक जगह पे आना, मिलना, दैट इज असेंबल। आप सब एक जगह पे प्रेयर के लिए स्कूल में जब जाते थे तो एक जगह पे सब मिलते थे, उसको हम लोग असेंबली कहते थे। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड है उसका नाम वो है एनसेम्बल। एनसेम्बल का हम पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। द पैन इंडियन मूवी ऑल्सो फीचर्स एन एनसेम्बल कास्ट। मूवी कैसी है? पैन इंडियन। वैसे ही जैसा पैन इंडियन मूवी है उसका कास्ट भी उसी तरह का एनसेम्बल है। यहाँ पे एनसेम्बल एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया। एनसेम्बल वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है, यहाँ पे इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो जैसा मूवी पैन इंडियन है वैसे इनका कास्ट भी एनसेम्बल है, मतलब पैन इंडियन, जैसे इंडिया के सारे कोने से इसमें एक्टर्स लाए गए हैं, उनको एक धागे में मोतियों की तरह पिरोया गया है जिससे वो हारमोनियस लगे, सिम्फोनिक लगे, है ना। तो एनसेम्बल का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिम्फनी। सिम्फनी का मतलब है हारमोनी, बहुत सुंदर कुछ तो भी लगना। जब अलग अलग जगह से चारों चीजें इकट्ठा करके उसको बहुत अच्छी तरह से सजाना तो बोलेंगे हम एनसेम्बल करना। समझ गए? तो एनसेम्बल इज
कुछ तो भी बहुत अच्छा दिखना, चारों तरह से चीजें लाके जोड़ के, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा इसका? हारमोनियस। जैसे हारमोनियम पे जो कीज होती है, भले ही सुर अलग अलग हो, लेकिन जब बजता है तो सारे सुर इकट्ठा बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, है ना। मेलोडियस, सिम्फोनिक, ठीक है, ये सारे वर्ड उसी से रिलेटेड है। एंटोनिम क्या होगा इसका? देखो सिनोनिम यानी इनसेम्बल वर्ड है जहां सब अलग अलग जगह से आए, सब, जिसमें ऑल आर इंपॉर्टेंट। एंटोनिम क्या होगा इसमें? अकेला, एक, एकला चलो रे, है ना। तो सोलो, सोलो हो गया का एंटोनिम, समझ गए। इनसेम्बल का मतलब पैन इंडियन मूवी को पैन इंडियन कास्ट मिला। पैन इंडियन का मतलब है इनसेम्बल, सब जगह से लाया हुआ कास्ट, ठीक, क्लियर है। चलो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज अ वेरी नाइस वर्ड। लॉजिंग आया किसी वर्ड में, समझ लो कि वो साइंस है, बराबर है, साइंस है या स्टडी है बेसिकली, ठीक है। तो लॉजी आया है, अब काय का लॉजी है? एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर देखेंगे इससे कुछ समझता है क्या, नहीं तो बताता हूं। एट यूनिवर्सिटी ही डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन एटमोलॉजी। अब कोई सब्जेक्ट होगा एटमोलॉजी, ऐसे ही लग रहा है। यूनिवर्सिटी में उसको एटमोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ा। एटमोलॉजी इज हम लोग जो अभी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर स्टडिंग वर्ड्स, है ना। तो स्टडी ऑफ वर्ड्स उतना नहीं, हम लोग जो कर रहे हैं सिर्फ वर्ड्स पढ़ रहे हैं। एटमोलॉजी एक्चुअली स्टडी ऑफ ओरिजिन्स ऑफ वर्ड, ये वर्ड्स ओरिजिन कैसे हुए, लैंग्वेज में कौन सा वर्ड कहां से आया, है ना, कौन सी लैंग्वेज से आया, लैटिन ओरिजिन का है या ग्रीक ओरिजिन का है या इंडियन ओरिजिन का वर्ड है, ये सारी चीजों का स्टडी करना इज कॉल्ड एटिमोलॉजी, समझ गए। तो स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन, ना, शब्दों की ओरिजिन के बारे में स्टडी करना, इसका सिनोनिम क्या होगा फिर? ओरिजिन, सोर्स, हिस्ट्री, रूट। बहुत बार आपने देखा होगा कि हमको जब वर्ड्स बताते हैं तो उसका रूट वर्ड क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। रूट वर्ड यानी वो वर्ड किससे बना है, ठीक है। तो ये सारी स्टडी कम्स अंडर एटिमोलॉजी। एंटोनिम क्या होगा? कंक्लूजन, एंड या रिजल्ट, है ना, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्टार्ट। एटिमोलॉजी में हम लोग स्टार्ट की बात कर रहे हैं, उसका एंटोनिम इज एंड या रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, समझ गए। एटिमोलॉजी इज रिलेटेड टू दी स्टडी ऑफ वर्ड का ओरिजिन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे, कौन सा है? कंप्लायंस। कंप्लायंस, पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। वी मॉनिटर फर्म्स टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ। हम सारी फर्म्स पे नजर रखते हैं, मॉनिटर करते हैं उनको, ताकि वो लॉ के साथ कंप्लायंस मेंटेन करे या कंप्लायंट रहे, ठीक है। कंप्लायंस का मतलब है लॉ को फॉलो करना, नियमों के अनुसार चलने वाले लोगों को हम कंप्लायंट बोलेंगे। कंप्लायंट ये एडजेक्टिव हो गया, और नियमों के साथ चलना, नियम फॉलो करना, इस प्रोसेस को हम लोग कंप्लायंस बोलेंगे, ठीक है। तो कंप्लायंस का मतलब क्या हो गया? द एक्ट ऑफ ओबेइंग अ लॉ और रूल, किसी नियम को फॉलो करना, लॉ को फॉलो करना इज कंप्लायंस, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो उसका? ओबीडियंस, ओबे करना, और एंटोनिम डिफाई करना, डिफायंस। डिफायंस मतलब नहीं मानना, बराबर है। किसी ने स्कूल ने रूल बना के दे दिया 7 बजे आना है, नहीं तुम 8 बजे जाएंगे, दैट इज डिफायंस, नहीं मैं 8 बजे आऊंगा, तो वो गया डिफायंस, है ना। जानबूझ के रूल तोड़ना इज डिफायंस, ठीक है ना। ओबीडियंस यानी फॉलो करना, समझ गए। आई होप आज जितने भी वर्ड्स हमने देखे समझ गए होंगे। लेट अस नाउ मूव ऑन टू दी एडिटोरियल। चलो अभी एडिटोरियल पढ़ेंगे। आज का एडिटोरियल इज अबाउट दी इलेक्शंस दैट टुक प्लेस ऑन 4th ऑफ जुलाई इन यूके। उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं ना, नई सरकार बनने जा रही है, तो उस पर आर्टिकल है, एडिटोरियल है, आप ये पढ़ो, मैं तब तक वेट करता हूं।
ठीक, ठीक है, डन, पढ़ लिया। चलिए अभी साथ में पढ़े। चलो क्या दिया है, और इसको नीचे करेंगे। हाँ चलो, आफ्टर 14 years इन पावर द टोरीज वेर फाइनली वोटेड आउट। यहां पे एक वर्ड आया है टोरीज। टोरीज ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड कंजर्वेटिव पार्टी के लिए यूज होता है। देखो यूके में अभी इलेक्शन हुए, जैसे हमने अभी बात की, तो जो इलेक्शंस हुए उसमें 2-3 मेजर पार्टीज थी जिनके नाम आपको यहां पे आएंगे। पहली जो पार्टी थी जो 14 सालों से सत्ता में थी, अभी इलेक्शन में हार चुकी है, वो है कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव पार्टी को ही टोरीज बोला जाता है। टोरी पार्टी TORY या प्लूरल उसका टोरीज होता है। टोरीज ये जो वर्ड था हिस्टोरिकली, ये वर्ड पूरे मीनिंग का था। जैसे हमने जब भी पेजोरेटिव कनोटेशन जो देखा था, ये वर्ड टोरी के लिए ही यूज किया जाता था। टोरी का वो टाइम पे कनोटेशन अलग था, हिस्टोरिकल। तो इसका पुराना मीनिंग था, वो मीनिंग वॉज टोरियाड नाम का एक वर्ड था। वो वर्ड का मतलब होता आउटलॉ करना, जिसको लोगों ने बाहर कर दिया अपने से, है, या कैटल थीव्स, इनको टोरी कहा जाता था। बहुत पुराने समय की बात है। पर इनके सपोर्ट से फिर एक राजा बने, टोरीज के सपोर्ट से, और फिर वो आगे की हिस्ट्री है बहुत सारी। पर बाद में धीरे धीरे ये जो वर्ड है, इस वर्ड का वो जो पेजोरेटिव कनोटेशन था वो डिमिनिश हो गया। मतलब अब उसको बुरा नहीं मानते, ये कंजर्वेटिव्स को टोरीज बोला जाता है। कंजर्वेटिव्स के लिए टोरी ये वर्ड दिया जाता है। तो अब उसको वो निगेटिव मीनिंग अटैच नहीं है जो मैंने आपको बताया। मैंने एकदम पुराना हिस्टोरिकल मीनिंग बताया उस वर्ड का, बट इट डज नॉट मीन लाइक दैट राइट नाउ। ठीक है, तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द एक्चुअल आर्टिकल। In his first speech after leading the Labour Party to its best ever performance in the UK general election, in his first speech बोले तो कौन, किसका नाम यहां आएगा अभी? तो प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर was clear about the task before him. इनके सामने जो टास्क है उसके बारे में। अब यहां पे बिफोर हिम का मतलब पहले नहीं होता, बिफोर हिम का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ हिम। इनके आगे कौन से नए टास्क है, नए चैलेंजेस है, इन पे इन्होंने बात की। किसने बात की? कीयर स्टारमर ने, जो अभी नए प्राइम मिनिस्टर वहां पे चुन के आए हैं। क्या क्या टास्क है? टू बिगिन द वर्क ऑफ चेंज, इनको चेंज फिर से शुरू करना है, एक चेंज लाना है। और नेशनल रिन्यूअल एंड रीबिल्डिंग दी कंट्री, और कंट्री को रीबिल्ड करना है। जब कोई भी नई पार्टी सत्ता में आती है तो वो यही कहती है कि जो पिछली पार्टी थी उन्होंने बराबर काम नहीं किया है, ठीक काम नहीं किया है, इसलिए तो जनता ने उन्हें नकारा है। तो अब हमको जनता ने जब स्वीकारा है तो अब हम क्या करेंगे? एक नया चेंज लाएंगे, देश को फिर से नई तरह से बनाएंगे। विथ अ मोर देन अ जनरस मैंडेट, जनरस का मतलब होता है दिल खोल के, ठीक है, पूरी दिल से जनरस। और मैंडेट का मतलब होता है स्वीकार्यता, ठीक है, या हाँ कहना, दैट इज मैंडेट। तो जनता ने इनको स्वीकारा है, जनता ने सत्ता की चाबी इनके हाथ में दी है, इसको कहते हैं मैंडेट देना। ठीक है, मैंडेट। कितनी सत्ता की चाबी दी है? देखो 412 सीट्स इन 650 मेंबर हाउस, 650 मेंबर का हाउस है इनका, उसमें से 412 सीट्स दे दी, यानी ह्यूज मेजॉरिटी। 650 का आधा होता है 325, तो अगर किसी को 325 प्लस 1 यानी 326 सीट मिल जाए तो मेजॉरिटी मिल जाती है। 412 तो बहुत ज्यादा सीट्स हो गई, ठीक है। मिस्टर स्टारमर विल बी वर्चुअली अनचैलेंज्ड इनसाइड द पार्लियामेंट, इनको चैलेंज ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा सीट्स है, बहुत ज्यादा सीट्स है, मेजॉरिटी के बहुत ऊपर। फॉर हिज एजेंडा ऑन, इनका एजेंडा क्या था? ऑन वेल्थ क्रिएशन फॉर वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लासेस। वर्किंग क्लासेस के हाथ में पैसा नहीं है, इनके हाथ में पैसा जाना चाहिए, ये इनका एजेंडा है, एजेंडा था, यानी पोल का प्रॉमिस भी था और एजेंडा भी है। दूसरा कौन सा प्रॉमिस था इनका? टैक्सिंग हायर इनकम्स,
जो ज्यादा पैसे कमा रहे उन पे ज्यादा टैक्स लगाओ। बैनिंग फॉसिल फ्यूल कार सेल्स बाय 2030, 2030 तक फॉसिल फ्यूल के जो कार के सेल्स है उनको बैन करना है अगले 6 सालों में। एंड बिल्डिंग अ न्यू बॉर्डर कंट्रोल एजेंसी, और बॉर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए एक नई एजेंसी बनाना है, ये इनके एजेंडा पे था और ये ही इनके एजेंडा पे रहेगा। इट शुड बी इक्वली क्लियर दैट मोर देन द लेबर विन, दिस इज अ कंजर्वेटिव लॉस। देखो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करे, क्या करे, ये क्लियर होना चाहिए कि ये कोई लेबर पार्टी ने नहीं जीता है, बल्कि ये कंजर्वेटिव्स की हार है। कंजर्वेटिव बहुत बुरी तरह हारे, लेबर पार्टी ने कुछ बहुत अच्छा काम नहीं किया है कि वो जीत गए, पर कंजर्वेटिव ने काम इतना बुरा किया कि वो बुरी तरह हारे, इसलिए दूसरा जीता है। ठीक है, तो और इसके लिए क्या कहते हैं इन्हें, क्यों ऐसा हुआ? आफ्टर इट्स 14 ईयर रन, एक तो 14 सालों से वो सत्ता में थे, 14 सालों से जब सत्ता में होता, इतने सालों से सत्ता में रहने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी आने के चांसेस रहते। एंटी इनकम्बेंसी क्या है? वो इनकम्बेंसी का मतलब होता है रहना, और बहुत सालों तक रहना, तो उसके अगेंस्ट एक फीलिंग आ जाती है, अब बहुत साल रह लिया अब दूसरे को चांस दो, उसे कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। कभी वर्ड आएगा ना तो डिटेल में और बताऊंगा। आफ्टर इट्स 14 ईयर रन इन पावर, है ना, 14 साल से थे, 5 प्राइम मिनिस्टर्स एंड कंसिडरेबल टर्मोइल, 5, एक तो 14 साल से सत्ता में थे, दूसरा 5 प्राइम मिनिस्टर्स देखे, 14 साल में इन्होंने 5 प्राइम मिनिस्टर्स देख लिए, ऐसा नहीं एक ही बंदा रहा 14 साल तक, 5 अलग अलग प्राइम मिनिस्टर आए। ठीक है, अभी ऋषि सुनक थे, इनके पहले लिज ट्रूस थी, है ना, बोरिस जॉनसन थे इसके पहले, ऐसे 5 प्राइम मिनिस्टर्स एंड कंसिडरेबल टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब है उथल पुथल, हमने गड़बड़ ना, टर्ब्यूलेंस ये वर्ड देखा था, उसी से रिलेटेड वर्ड है टर्मोइल। बहुत उथल पुथल थी, है ना, बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति थी। द ब्रिटिश वोटर क्लियरली चोज टू पनिश द कंजर्वेटिव्स, है ना, 5 प्राइम मिनिस्टर्स, बहुत टर्मोइल, 14 साल से आप वही कर रहे हो, इसलिए फिर ब्रिटिश वोटर्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि इनको कंजर्वेटिव्स को क्या करना है, पनिश करना है। समझ गए? कंजर्वेटिव्स लेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, इनको लीड कौन कर रहा था? ऋषि सुनक लीड कर रहे थे। फॉर, क्यों, अभी क्यों पनिश करना है? फॉर कंपाउंडेड एरर्स, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग से वर्ड बना कंपाउंडेड। कंपाउंडिंग का मतलब होता है चक्रव्याधि, बोलते हैं ना, यानी एक के ऊपर एक, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जब लगता जाता है तो हम उसको क्या लेते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एरर्स भी वैसे थे, पहले एरर्स और उस पे और एरर्स बढ़ रहे और एरर्स बढ़ रहे, तो गलतियां बढ़ती जा रही थी, इसीलिए उनको क्या करने का सोचा? इनको पनिश करने का सोचा वहां की जनता ने। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से एरर्स वो भी देख लो। फ्रॉम द मिस हैंडलिंग ऑफ ब्रेग्जिट। अब ये ब्रेग्जिट क्या है? ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लिया। ये कंजर्वेटिव पार्टी का ही एक एजेंडा था कि हमको यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना है, और वो बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाए, इसलिए मिस हैंडलिंग ऑफ ब्रेग्जिट ऐसा कहा है। एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हो गए, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। अ फेलियर टू सपोर्ट पब्लिक सर्विसेज, तो वहां पे पब्लिक सर्विसेज है, यानी ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गई, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, इनको सपोर्ट कम रहा, जितना चाहिए था नहीं रहा। स्पेशली हेल्थ एंड स्कूलिंग, यानी शिक्षा और हेल्थ, इन पे दोनों पे सपोर्ट, इन पे दोनों पे ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, और क्या? टू अ सीरीज ऑफ स्कैंडल्स फ्रॉम पार्टीगेट, एक तो पार्टीगेट जैसे स्कैंडल्स हुए, और पोर्नोग्राफी इन पार्लियामेंट, ये दूसरा स्कैंडल था, पोर्नोग्राफी हुई कहां पे? पार्लियामेंट में। एंड द पोस्ट ऑफिस स्कैंडल, तो ऐसे स्कैंडल से भरी हुई सरकार हो गई थी वो। ब्रेग्जिट का मिसहैंडलिंग हुआ, पब्लिक सर्विस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, स्कूलिंग, हेल्थ को, इसको, तो इसके लिए, सबके लिए लोगों ने उनको पनिश करने का सोचा। तो दिस इज व्हाट इज गिवन इन द फर्स्ट पैसेज। अब आपको क्या करना है? दूसरा पैसेज पढ़ना है, तो आप ये पढ़ लो दूसरा पैसेज, फिर हम इस पे
बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, आई विल जस्ट वेट दिस साइड। ठीक, पढ़ लिया, डन। चले, शैल वी रीड इट टुगेदर। द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉज अ मेजर कैंपेन इशू। और दूसरा कैंपेन इशू क्या था? राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी महंगाई बढ़ रही थी, स्पर्ड बाय कोविड-19 पेंडेमिक। और ये क्यों हुआ था? स्पर्ड बाय मतलब उसको पुश का की वजह से मिला था। किसकी वजह से हुई थी? कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों राइज हुआ था? कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ द यूक्रेन वॉर एंड पोस्ट ब्रेक्जिट शॉर्टेजेस। तीन कारण थे, एक ही कारण नहीं था। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों बढ़ गई? एक तो कोविड-19 की वजह से, और दूसरे और कारण कौन से थे? इंपैक्ट ऑफ यूक्रेन वॉर भी था, और पोस्ट ब्रेक्जिट शॉर्टेजेस भी थे। ब्रेक्जिट हो गए, यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गए, तो बहुत सारी चीजों की कमतरता हो गई, कमी हो गई। Although Mr. Sunak said that economy had turned a corner more recently, ऋषि सुनक ने यह भी कहा था कि इकोनॉमी हैड टर्न्ड अ कॉर्नर। हैड टर्न्ड अ कॉर्नर मतलब वापस पटरी पे आ चुकी है ना। ऋषि सुनक ने यह भी कहा था कि इकोनॉमी जो खस्ता हाल थी अब वो वापस पटरी पे आ चुकी है, फिर भी हालत खराब ही लग रही थी। इमिग्रेशन हैज बीन अनदर बिग इशू। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इमिग्रेशन, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी था ये आपकी यूके की इलेक्शन में। इमिग्रेशन देखो,
इमिग्रेशन और एमिग्रेशन ऐसे दो वर्ड है, एक आई से शुरू होता है, दूसरा ई से शुरू होता है। इमिग्रेशन तो समझ लो इन यानी अंदर आना, लोगों का अंदर आना। इमिग्रेशन बोले तो ई से शुरू होता, तो ई से होता है एग्जिट, इससे आप याद रख सकते। इमिग्रेशन मतलब बाहर जाना है ना, और अंदर आने को क्या बोलेंगे हम, इमिग्रेशन, अंदर आना। तो इमिग्रेशन हैज बीन अनदर बिग इशू, और एक बड़ा इशू था इमिग्रेशन। व्हाइल मिस्टर स्टार्मर हैज डिसअवोव्ड मिस्टर सुनक्स प्लान टू सेंड स्मॉल बोट अराइवल्स और इलीगल इमिग्रेंट्स डिमांडिंग असाइलम टू कंट्रीज सच एज रवांडा। धीरे से पढ़ता समझ आने के लिए। व्हाइल मिस्टर स्टार्मर हैज डिसअवोव्ड, डिसअवोव्ड म्हणजे डिसअवोव्ड का मतलब डिसअवोव्ड यानी इन्होंने बोल दिया है कि हम इनके प्लान को अप्रूव नहीं करते, या वी आर नॉट गोइंग टू डू द सेम थिंग, हम इसको बंद करेंगे, ठीक है, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, आपका जो प्लान था उसको फॉलो नहीं करेंगे। कौन सा प्लान, टू सेंड स्मॉल बोट अराइवल्स। अब ये स्मॉल बोट अराइवल्स को डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है, इसका मतलब छोटी छोटी बोट में जो बहुत सारे छोटे छोटे देशों से जिनको प्रॉब्लम्स है, ऐसे देश यूनाइटेड किंगडम पहुंचते हैं, लोग छोटी छोटी बोटों में यूनाइटेड किंगडम पहुंचते हैं और वहां उनको फिर पकड़ लिया जाता है। वो क्यों पहुंचते हैं यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि उनको लगता है कि यूनाइटेड किंगडम एक सेफ प्लेस है जहां हमको शरण मिलेगी, तो इनको फिर वहां पे अरेस्ट कर लिया जाता है। इनके जो शरण मांगने के जो कागजात है वो होने तक इनको किसी दूसरे कंट्री में रखा जाएगा, ऐसा प्लान ऋषि सुनक की गवर्नमेंट ने किया था। तो अब ये जो नई लेबर पार्टी की सरकार है, कियर स्टारमर की सरकार है, ये क्या बोल रही है कि ये जो सुनक का प्लान था, ये जो छोटे बोट पे आने वाले जो लोग हैं, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है ना, इलीगली ये कंट्री में घुस जाते हैं और फिर घुसने के बाद ये असाइलम डिमांड करते हैं, डिमांडिंग असाइलम। असाइलम का मतलब होता है शरण, है ना, ये जो शरण मांगते हैं इनको सेंड करना है, कहां सेंड करना है, टू कंट्रीज सच एज रवांडा, रवांडा में उनको भेजने का, ऐसा इनका ऋषि सुनक का और या कंजर्वेटिव पार्टी का प्लान था। इसको रवांडा असाइलम प्लान भी बोला गया था। फाइल दे आर प्रोसेस्ड, यानी इनके असाइलम के डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होने तक। ही विल बी अंडर प्रेशर, कौन इसकी बात कर रहे हैं, अभी स्टार्मर की बात कर रहे हैं। ही विल बी अंडर प्रेशर टू डू मोर टू कट डाउन द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स। अपने देश में बाहर से अगर बहुत ज्यादा लोग आने लगे तो इसका नुकसान भी होगा, इसलिए कियर स्टार्मर पर भी ये प्रेशर रहेगा कि वो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स को कम रखे, बहुत ज्यादा लोगों को अंदर ना आने दे इलीगली। द रिमार्केबल परफॉर्मेंस ऑफ द अल्ट्रा राइट विंग लीडर निगेल फराज, है ना, एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस, किसी और का भी रिमार्केबल परफॉर्मेंस रहा है, किसका, अल्ट्रा राइट विंग यानी बहुत ज्यादा राइट विंग लीडर, इनका नाम क्या है, निगेल फराज, हु वोन आफ्टर लूजिंग 7 टाइम्स, पिछली 8 बार से वो इलेक्शन लड़ रहे, 7 बार हार चुके हैं, 8वीं बार जीते। एंड हिज पार्टी, सिर्फ उनका खुद का परफॉर्मेंस नहीं, एंड हिज पार्टी रिफॉर्म यूके, इनकी पार्टी का नाम क्या है, रिफॉर्म यूके, दैट वोन मोर देन 14% ऑफ द वोट, 14% का वोट इन्हें, इनकी पार्टी को मिला, रिफॉर्म यूके का। अल्बीट का मतलब क्या होता है, भले ही ओनली 4 सीट्स विल बी अ वरी ऑन दिस अकाउंट। अल्बीट का मतलब होता है भले ही 4 ही सीट मिली, अल्बीट ओनली 4 सीट्स, 14% मिले पर सीट 4 ही मिली, पर फिर भी ये भी एक वरी रहेंगे, विल बी अ वरी ऑन दिस अकाउंट, क्योंकि ये अल्ट्रा राइट विंग होने की वजह से इनका थॉट प्रोसेस क्या होता है कि इलीगल इमिग्रेशन नहीं आना चाहिए। अल्ट्रा राइट विंग बोले तो राइट विंग जनरली नेशनलिज्म का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। लेबर पार्टी वालों का सोच है कि माइग्रेंट्स आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सबको शरण देंगे। अल्ट्रा राइट विंग या राइट विंग पार्टीज का जनरली ऐसा मानना होता है कि लोग तो क्या उनके देश में प्रॉब्लम है, उन्होंने उनके देश के प्रॉब्लम सॉल्व करने को ना हमारे देश में क्यों आ रहे, तो ये राइट विंग का स्टार्ट हो गया। तो अब कियर स्टार्मर का प्लान रहेगा आने दो, और रिफॉर्म यूके एकदम अल्ट्रा राइट विंग है, ये अपोज करेंगे, तो ये इनके लिए सिरदर्द बनेगा, कहां पे, पार्लियामेंट में, ठीक है। विल बी अ वरी ऑन दिस अकाउंट विथ इट्स ओपनली जेनोफोबिक रेटोरिक,
पूरा नया वर्ड है। ओपनली जेनोफोबिक रिटोरिक, किसका जेनोफोबिक रिटोरिक होता है? रिफॉर्म यू के इस पार्टी का। फोबिक जो वर्ड है वो वर्ड आया है फोबिया से। फोबिया मतलब डर। जेनोस, जेनोस ये जो वर्ड है ना, जेनो, ये वर्ड बना है जेनोस ये वर्ड से। जेनोस का मतलब होता है बाहरी या फॉरेन। तो बाहरी लोगों का जो डर है उसको बोलते हैं हम जेनोफोबिक। और रिटोरिक का मतलब होता है नैरेटिव। ये बार बार, रिटोरिक मतलब एक ही चीज को बार बार कहना। तो ये रिफॉर्म यू के ये जो पार्टी है, इनका हमेशा क्या कहना रहा है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, हमें उनका अपने देश में आने से डर लगता है कि हमारे देश को जैसा है वैसा नहीं रहने देंगे। ये बार बार करते, इसको इसलिए इसको बोलते हैं रिटोरिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ये फॉर मेनी इन इंडिया, बहुत से लोगों के लिए भारत में, द डिफीट ऑफ मिस्टर सुनक विल फील समवॉट पर्सनल, कुछ लोगों को शायद ये पर्सनल डिफीट भी लगे। गिवन देयर प्राइड इन हिज बीइंग द फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ एशियन ओरिजिन, क्योंकि वो एशियन ओरिजिन के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। विथ इंडियन एंसेस्ट्री, यानी जिनके एंसेस्टर्स, पूर्वज इंडिया के थे, है ना। तो इंडियन ओरिजिन आदमी कोई वहां जाके प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो इलेक्शन में हार गया, तो इंडियंस को बुरा लगना स्वाभाविक है, लग सकता है। अ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? इंडियन एंसेस्ट्री की, उसका इंडियन एंसेस्ट्री का उनका बॉन्ड। अ बॉन्ड ही अफर्म्ड एज वेल, जिसको उन्होंने भी खुद ने स्वीकारा है। डिस्पाइट अटेम्प्ट्स बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर सुनक, इन दोनों ने साथ में आके एक प्रयास भी किया था। कौन सा प्रयास? द इंडिया यूके एफटीए। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए का मतलब क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुड नॉट बी टेकन अक्रॉस द फिनिश लाइन। इन्होंने शुरुआत तो की कि इंडिया यूके में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, पर वो नहीं हो पाया। ठीक है, आखिरी पार्ट है, कुछ आखिरी लाइंस है, वो जल्दी से पढ़ लो, फिर अपन इसको भी समझ लेंगे। चलो, रीड इट क्विकली, डू इट फास्ट। ठीक, डन। बहुत छोटा सा था, वो पढ़ लिया होगा। चलो, क्या दिया है इस पार्ट में? ऑल आईज विल बी ऑन हाउ क्विकली मिस्टर स्टारमर्स गवर्नमेंट that criticized the delay
काय में हुआ डिले? डिले किस चीज में हुआ है? डिले हुआ है एफटीए को कार्यान्वित करने में। बातचीत तो बहुत हुई लेकिन वो नहीं हो सका, तो इसमें जो देरी हुई है उसके लिए उस पर कितना समय स्पेंड करेंगे वो देखेंगे अभी। ऑल आइज विल बी ऑन हाउ क्विकली मिस्टर स्टारमर्स गवर्नमेंट दैट क्रिटिसाइज डिले। क्रिटिसाइज यानी तो नाम रखा, उन्होंने बोला कि इतना डिले नहीं होना चाहिए। वुड बी टू डू सो एज इट्स प्रायोरिटीज विल बी इंश्योरिंग अप द इकोनॉमी, है ना। वो शायद उस डिले पे बहुत ज्यादा फिलहाल ध्यान नहीं दे, जिस डिले को उन्होंने खुद ने बहुत क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी होगी उनके देश के इकोनॉमी को रास्ते पे लाना। शोरिंग अप मतलब किनारे पे लाना, रास्ते पे लाना, पटरी पे लाना। द इंडिया यूके रोड मैप 2020-2030 ये एक काम हुआ था, साइंड इन 2021 में ये साइन हुआ था इंडिया यूके रोड मैप अगले 10 सालों का 2030 तक। विल नो डाउट बी ट्वीक्ड मतलब इसमें भी कुछ चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस किए जाएंगे। ट्वीक करना मतलब चेंज करना, ठीक है। एन अर्ली विजिट टू इंडिया बाय न्यू यूके फॉरेन सेक्रेटरी, नए जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी होंगे उनकी इंडिया की विजिट। डेविड लैमी जो फॉरेन सेक्रेटरी है, डेविड लैमी हैज ऑलरेडी बीन ओवरलुक्ड बाय द लेबर लीडरशिप। लेबर लीडरशिप का कहना है कि उनके जो नए फॉरेन सेक्रेटरी है डेविड लैमी, उनकी भारत में एक विजिट बिल्कुल देखी जा रही है, यानी होगी, जल्दी होगी। एंड इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच हैव कंप्लीटेड देयर इलेक्शंस टू हिट द फ्लोर रनिंग एंड फ्रेम देयर प्रायोरिटीज फॉर फ्यूचर टाइज। कौन से दो कंट्रीज? ऐसे दो कंट्रीज जिन्होंने अभी अभी इलेक्शन खत्म किए हैं। हमने 4 जून को रिजल्ट्स देखे, उन्होंने 4 जुलाई को एक महीने बाद दूसरे रिजल्ट्स देखे यूके ने, और अब दोनों जगह पे सरकारें इलेक्शन के मोड से बाहर आके काम करने के मोड में आ गई है। हिट द फ्लोर रनिंग का मतलब होता है काम करना शुरू हो गया है, और उनके अभी नई प्रायोरिटीज है भविष्य के टाइज के लिए, साथ में काम करने के लिए। समझ गया? तो दिस वॉज द एंटायर पैसेज, द एंटायर आर्टिकल फॉर यू। अभी लेट अस सी सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स आपको रोज की तरह कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द पोल प्रोमिसेस ऑफ कियर स्टारमर। कियर स्टारमर के पोल प्रोमिसेस या एजेंडा में से कौन सा, ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा उसका एक पोल प्रोमिस या एजेंडा था? ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। दूसरा जो प्रश्न है आपके लिए वो है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ मेनी पीएम हैज कंजर्वेटिव पार्टी गिवन इन लास्ट 14 ईयर्स ऑफ देयर रूल। पिछले 14 सालों में कितने प्राइम मिनिस्टर इन्होंने दिए हैं? तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड असाइलम। असाइलम का सबसे नजदीकी मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है? नीचे के ऑप्शंस में का। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द सेम मीनिंग एज द फ्रेज इन द बोल्ड इन गिवन सेंटेंस गिवन बिलो। ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें जेनोफोबिक रेटोरिक ये एक फ्रेज दी गई है, इसका मतलब क्या है? ठीक है। एंड पांचवा है, व्हाट डज टी इन एफटीए स्टैंड्स फॉर। एफटीए में जो टी है वो किसके लिए स्टैंड करता है, ये आपको बताना है। क्लियर? चलो, एट द एंड लेट अस हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस ऑन एरर डिटेक्शन। पहला क्वेश्चन, they can't hardly believe that Article 370 is no longer valid in Jammu and Kashmir. They can't hardly believe है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ऐसा है इस सेंटेंस में कि हार्डली ये एक निगेटिव वर्ड है। हार्डली का मतलब होता है शायद ही, तो ये नहीं को बोलने का एक अच्छा तरीका है ना। यानी अगर आपको किसी को ऐसा बोलना है कि वो काम नहीं करता तो आप बोल सकते हो ही हार्डली वर्क्स। हार्डली वर्क्स मतलब वो काम नहीं करता, हार्डली का मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब कांट में भी निगेटिव वर्ड आ गया और हार्डली भी निगेटिव आ गया। एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो 2 निगेटिव साइड बाय साइड नहीं रह सकते, तो आपको कुछ तो निकालना पड़ेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से हार्डली को निकाल सकते हैं।
ना, हम क्या कर सकते हैं, दे कांट बिलीव दैट आर्टिकल 370 इज नो लॉन्गर वैलिड इन जम्मू एंड कश्मीर। हो गया, तो दोनों निगेटिव है, ये हार्डली को एक निगेटिव को निकाल डाला, तो एरर इस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड सेंटेंस, आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी एज अविका कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी। आई वॉज सरप्राइज टू सी, अब ये सरप्राइज टू सी क्या, क्या अविका कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी, तो यहां एज की कोई जरूरत नहीं है। आई वॉज सरप्राइज टू सी अविका कुड राइट, ये सीधा सीधा लिख सकते, वहां एज ये कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड, तो सेकेंड पार्ट में यहां पे एरर है। तीसरा, ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड इंप्लाई दैट रेन्स कैन बी अ कांस्टेंट थ्रेट। कभी अगर सेंटेंस सामने है तो सबसे पहले वर्ब देखो, वर्ब कौन सा है, इंप्लाई। क्या इंप्लाई, कौन इंप्लाई कर रहा है, क्या इंप्लाई कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस। वर्ल्ड कप मैचेस ये सब्जेक्ट नहीं है तुम्हारा, वर्ल्ड कप मैचेस ऑर्गेनाइज करना ये सब्जेक्ट है, तो ऑर्गेनाइज करना ये बात सिंगुलर होने की वजह से यहां पे इंप्लाई नहीं लगेगा। अगर ये तुम्हारा सिंगुलर नाउन है, मैं वर्ल्ड कप मैचेस की बात नहीं कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस ये तुम्हारा सिंगुलर नाउन है, तो यहां पे तुमको V5 चाहिए, बोले तो इंप्लाइज चाहिए, इंप्लाइज। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, डिस्पाइट इनसेसेंट रेन्स। इनसेसेंट का मतलब होता है संततधार, जिसको बोलते हैं ना मराठी में अपन, या कंटिन्यूअस। इनसेसेंट का मतलब है नॉन स्टॉप, ये सबसे बढ़िया वर्ड है इसके लिए, नॉन स्टॉप। ठीक है, नॉन स्टॉप रेन्स, डिस्पाइट नॉन स्टॉप रेन्स या डिस्पाइट इनसेसेंट रेन्स, शी इज द ओनली वन हु प्लान टू अटेंड मीटिंग एट द मिनिस्ट्री। शी इज द ओनली वन हु, अब ये हु किसके लिए यूज किया, ओनली वन के लिए, या शी के लिए बोल सकते, तो ये है तो एक ही ना, अगर वो एक ही है तो यहां पे फिर से प्लान लगेगा कि प्लान्स लगेगा, प्लान्स क्या लगेगा, शी इज द ओनली वन हु प्लान्स, है ना, प्लान की जगह क्या लगेगा, प्लान्स, क्योंकि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर नाउन अगेन, टू अटेंड द मिनिस्ट्री। एंड पांचवा आखिरी क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज द इंपॉर्टेंट मीटिंग टू रिव्यू द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज द इंपॉर्टेंट नहीं होता, द प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग, इज इधर चाहिए, होल्डिंग इधर चाहिए, है ना, उल्टा लिखा है वो। द प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग द इंपॉर्टेंट मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज नहीं होगा ना, द प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग। ठीक, तो दिस इज व्हाट वी हैव टुडे। कमेंट बॉक्स में सारे सवाल जो आपसे पूछे गए हैं उसके आंसर्स आपको देना है। प्लीज डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस सो दैट आई अंडरस्टैंड वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, और अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो देने से बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। पर्सनली जो नंबर आपके पास है उस पर बताइए मुझे, या फिर कमेंट करके भी बताया तो भी चलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग।